प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी इस द्वितीय प्रश्न पत्र में दो पाठ्यपुस्तकें लगी हुई है। एक पाठ्यपुस्तक है उपन्यास के रूप में मृदुला सिन्हा जी के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है जो मेहंदी को रंग। दूसरी जो पाठ्यपुस्तक है वो है कहानी संग्रह यानी कहानी संचयन है, जिसमें 9 कहानियाँ संकलित हैं। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने एक इन दोनों विधाओं पर जो दो प्रश्न आने वाले हैं, एक तो जैसे उपन्यास और कहानी के तत्व और प्रमुख प्रकार, उद्भव विकास से संबंधित एक 13 अंकों का प्रश्न आएगा। साथ ही प्रमुख कथाकारों का परिचयात्मक अध्ययन, जैसे हमने हिंदी उपन्यास और कहानी के उद्भव और विकास को पढ़ा तो उसमें प्रमुख कथाकार आए हैं जिनको उद्भव और विकास पर हमने चर्चा की थी। तो ये 12 अंकों का प्रश्न आएगा प्रमुख कथाकारों का परिचयात्मक अध्ययन, और 13 अंकों का प्रश्न उपन्यास और कहानी के तत्व प्रकार आदि पर निर्भर होगा। तो 25 अंकों के इस पाठ्यक्रम को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया। साथ ही जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है आपकी कहानी संचयन, जिसमें हमने आपकी जो पहली कहानी है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित, इस कहानी का हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपकी दूसरी कहानी। इस पाठ्यपुस्तक में जो संकलित है वो पुरस्कार कहानी है और उसके रचयिता छायावाद के प्रमुख कवि और एक कथाकार नाटककार के रूप में विख्यात जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में और देहावसान 1937 ईस्वी में। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, किंतु बचपन में ही पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का समस्त बोझ इनको ऊपर आ गया था। इसलिए वे 8वीं कक्षा से आगे की शिक्षा अर्जित नहीं कर सके, लेकिन स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं और इनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त किया है। इतिहास, दर्शन, पुरातत्व के वे एक तरह से प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया है, इसलिए उनके साहित्य का जो मूल स्वर है वो भारतीय संस्कृति है। नाटक, कविताएं, कहानियाँ, निबंध आदि विधाओं में से जो कुछ उन्होंने लिखा, इन विधाओं पर जो कुछ उन्होंने लिखा उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति यानी प्रेम साफ झलकता है। यानी भारतीय इतिहास और संस्कृति को ही केंद्र बिंदु बनाकर उन्होंने नाटक लिखे, कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी और निबंध रचे हैं। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद्व, गीतात्मकता का स्वर तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता यानी व्यक्तिवाद की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सरोबार उनकी कहानियों के पात्र जो हैं वो पाठक के मन पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ते जाते हैं। प्रसाद जी देखा जाए तो मूलतः नाटककार हैं और एक कवि हैं, यानी उन्होंने इतिहास को आधार बना करके काफ़ी नाटक लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक जिनको कह सकते हैं। साथ ही वो कवि है आंसू, झरना, लहर, कामायनी, यानी वो आधुनिक काव्य धारा की एक प्रमुख प्रवृत्ति, आधुनिक काल की प्रमुख एक काव्य धारा है, छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कहलाते हैं। और साथ ही उनकी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर हैं यानी प्रतिबिंबित होते हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियाँ नाटक और कविता के अधिक समीप लगती है। तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण भी करते हैं। उनकी भाषा शैली का एक अलग ही वैशिष्ट्य हमें देखने को मिलता है, इसलिए कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई है कि उन्होंने प्रसाद शैली का प्रयोग किया। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल, ये 5 इनके कहानी संकलन हैं।
जयशंकर प्रसाद जी के। वापस देखिए, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हैं, कहानी संग्रह की पुस्तकें हैं। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी संकलित हैं और वह है पुरस्कार कहानी। तो इसका हम संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कहानी है जिसकी गणना हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में होती है। एक ही युग में सृजन रथ या निर्माण रथ प्रेमचंद और प्रसाद जी, ये दो भिन्न प्रतिज्ञाओं यानी प्रतिभाओं, दो भिन्न प्रतिभाएं थी। प्रेमचंद जी भी एक तरफ लिख रहे थे और जयशंकर प्रसाद जी भी इसी युग में लिख रहे थे। ये एक ही युग के दो सृजन धर्मी रचनाकार हैं। प्रेमचंद जी जहाँ जीवन यथार्थ को अपनी कहानियों में पूरी विश्वसनीयता के साथ रूपायित करते हैं यानी चित्रित करते हैं, वहीं जयशंकर प्रसाद एक काल्पनिक संसार की रचना कर अपनी कहानियों में उदात्त मानवीय तत्वों यानी मानवीय भावों और मूल्यों को अभिव्यक्ति देते हैं। उनकी जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों की भाषा में भी इन्हीं उदात्त भाषा अनुरूप कवित्वपूर्ण और सामासिक शैली की प्रधानता हो जाती है। पुरस्कार अपने रचना विधान में एक ऐतिहासिक कहानी लगती है, किंतु इस कहानी में जयशंकर प्रसाद का लक्ष्य किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन न करके कहानी की नायिका जो है मधुलिका के चरित्र के माध्यम से प्रेम के उदात्ततम स्वरूप को चित्रित करना है कि प्रेम कितना उदात्त हो सकता है। मधुलिका हिंदी कहानी जगत का एक सशक्त नारी पात्र है जो पाठकों के मानस को उद्वेलित करता है। मधुलिका कौशल के सेनापति की पुत्री है। उसके सेनापति पिता ने संकट की घड़ी में अपने देश की रक्षा करके अपनी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का परिचय दिया था। मधुलिका के चरित्र में भी यही राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर हमें दिखाई देती है, किंतु वह मगध के राजकुमार जो अरुण हैं, मगध के राजकुमार अरुण से वे गोपनीय प्रेम करने लग जाती हैं। अरुण किसी प्रकार कौशल को जीतकर यानी कौशल के सेनापति मधुलिका के पिता थे, उसी कौशल को जीतकर और उसे अपने अधिकार में लेकर अपने किसी प्रतिशोध का वो बदला लेना चाहता है और वह मध्यरात्रि में छिपकर कौशल पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और अंततः उसे परास्त होना पड़ता है। वह अपनी गुप्त योजना की जानकारी अपनी प्रेमिका मधुलिका को देता है और मधुलिका के समक्ष एक संकट खड़ा हो जाता है कि वे अरुण से अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा करें या फिर अपने देश को परास्त होते देखें। दो संकट उसके सामने, व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा के अपने लिए देश को परास्त होते देखें और या फिर अपनी देशभक्ति को कलंकित होने दे अथवा कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना देकर देश की रक्षा करे। दोनों चीज़ें यानी वो देश को परास्त होते हुए देख करके कब जब अपने प्रेमी की वो रक्षा करेगी तो देशभक्ति को कलंकित होते देखेगी, अपने देश को परास्त होते देखेगी। साथ ही जब कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की वो यदि सूचना दे दे तो वो देश की रक्षा कर सकेगी और अपने निजी प्रेम का एक तरह से उसको बलिदान करना होगा। अरुण के प्रेम का परित्याग करते हुए देश रक्षा में अपने आप को समर्पित होना पड़ेगा, तभी वो गुप्त योजना की सूचना दे पाती है। मधुलिका के मन में तीव्र अंतर्द्वंद्व चलता है, किंतु अंततः उसका देश प्रेमी जो भाव है हृदय में वो विजयी होता है और वह समय रहते ही कौशल के राजा को अपने प्रेमी अरुण की गुप्त योजना की सूचना दे देती है कि वो कौशल पर आक्रमण करके उस पर एक अधिकार करना चाहता है। इसका परिणाम ये होता है कि अरुण पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। कौशल नरेश मधुलिका के इस देश प्रेम से बहुत ही प्रभावित होते हैं और मधुलिका को पुरस्कृत करना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं और वे अरुण को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हैं और मधुलिका से मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहते हैं। तो मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्युदंड मांगती है
और अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा कर लेती है कि उनको भी मृत्युदंड दे दीजिए, अरुण को भी, मेरे प्रेमी को, और मुझे भी मृत्युदंड दे दीजिए ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की पराकाष्ठा जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाई है। कहानी का अंतिम वाक्य जैसे उसके उदात्त चरित्र को पाठक के समक्ष खोल कर रख देता है और पाठक ठग सा रह जाता है। तो यह है पुरस्कार कहानी का कथानक। पुरस्कार हिंदी की उन कहानियों में से हैं जिनकी आलोचकों ने सर्वाधिक चर्चा की है। इसका प्रमुख कारण इस कहानी का रचाव है, यानी इसका सृजन धर्म है। मधुलिका के चरित्र की उदात्तता के साथ ही इस कहानी का गठन बहुत ही सुग्रंथित और सुगुम्फित है। इसकी भाषा बहुत प्रौढ़ और गंभीर भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। कथानक को जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से बुना है। पाठक इस कहानी को पूरी तन्मयता से पढ़ता चला जाता है। कहीं अवरोध रुकावट नहीं आती है। भावों की सबलता की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी और प्रभावोत्पादक है। इसमें शुरू से अंत तक रोचकता विद्यमान है, कुतूहल विद्यमान है। पाठक पूरी कहानी को पढ़े बिना रखता नहीं है, छोड़ता नहीं है, इसे पूरी पढ़ना चाहता है। इस कहानी में प्रसाद की कला अपने उत्कृष्ट रूप में मौजूद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी जयशंकर प्रसाद की जो पुरस्कार कहानी की संक्षिप्त विवेचना, संक्षिप्त परिचय। और हम पुरस्कार कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पात्र हैं प्रमुख रूप से अभी हमने फिलहाल चर्चा भी की है। एक तो कौशल नरेश है और दूसरा कौशल का सेनापति। ये कौशल नरेश कृषि महोत्सव रचाते हैं। और तीसरा जो प्रमुख पात्र है वह मधुलिका, जो इस कहानी की नायिका हम कह सकते हैं इसको। ये कृषक स्त्री सिंहमित्र की कन्या है और सिंहमित्र एक सेनापति होते हैं, कौशल के सेनापति, और वो देश प्रेम करते हुए बलिदान हो जाते हैं। राजकुमार अरुण मगध के हैं और श्रावस्ती दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाते हैं और एक कौशल का इसमें मंत्री है। तो ये कुल मिला के 5-6 पात्र इसमें आते हैं। और इस पुरस्कार कहानी में एक तरह से व्यक्तिगत प्रेम, जो मधुलिका का जो व्यक्तिगत प्रेम है वो देश प्रेम में बदल जाता है। व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम में उसमें अंतर्द्वंद्व चलता है कि वह अपने प्रेमी अरुण की रक्षा करे और या अपने देश प्रेम का परिचय देते हुए वह उसकी गुप्त योजना की जानकारी जो है आगे तक पहुंचा दें। तो एक तरह से उच्च आदर्श स्थापित किए कवि ने, यहाँ पर लेखक ने, कि व्यक्तिगत प्रेम के समक्ष, यानी देश प्रेम के समक्ष व्यक्तिगत प्रेम कुछ भी नहीं है। और मधुलिका अंततः जो है अपने देश प्रेमी धर्म का पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा कर लेती है और अपने प्रेमी के साथ ही स्वयं ही इनाम के रूप में मृत्युदंड मांग लेती है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी की उक्त कहानी को हम आरंभ करते हैं। आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र आकाश के काले काले बादलों की घुमड़, यानी परिवेश जो चित्रित है आद्रा नक्षत्र हैं और आकाश में काले काले बादलों की उमड़ घुमड़ छाई हुई हैं, जिसमें देव दुधुम्बी का गंभीर घोष, यानी देवताओं के द्वारा दुधुम्बी बाजा बजाए जाने का घोष सुनाई दे रहा है। प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। प्राचीन पूर्व दिशा पर निरभ्र यानी चमकते हुए कोने से स्वर्ण पुरुष यानी सोने का एक पुरुष, यानी कहने का तात्पर्य सूर्य देवता उदयाचल में उदय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने लगा यानी सूर्य देखने लगा। महाराज की सवारी शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। देखने लगा कि महाराज की सवारी यानी उनकी स्वयं की जो सवारी है, शैलमालाएं यानी पर्वत जो है वही उसकी माला है। उस मालाओं के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से, यानी समतल इस भूमि से सूर्य की किरणें जब स्पर्श करती है तो सुंदर सौंधी सौंधी सुगंध यानी सुवासित सुगंध चारों ओर फैल जाती है प्रातःकाल होते ही। और नगर तोरण से जयघोष हुआ, कहने का तात्पर्य नगर तक
सूर्यदेव महाराज का आगमन हुआ है और उनका जय घोष सुनाई पड़ता है। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा और वह हर्ष और उल्लास भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो ये प्रातःकालीन दृश्य का चित्रण लेखक ने इस कहानी के आरंभ में एक भूमिका के रूप में किया है। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मलिका के समान बरस पड़ा। उपमा अलंकार की तरह प्रयोग करते हुए हेम किरणों का यानी सुनहरी रंग की सोने की किरणों से अनुरंजित यानी सिक्त प्रेमिल स्वभाव, नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका, छोटी छोटी बूंदें, ओस की बूंदें स्वर्ण मलिका के समान बरस पड़ा यानी ओस की बूंदें नीचे गिर पड़ी। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की यानी प्रातःकाल होते ही रात्रि में सब सोए हुए लोग कल्याणकारी सूर्य की कल्याणकारी किरणों का आभास पा करके वो प्रसन्नचित होकर को उठ जाती है। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से गजराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खिलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो तत्कालीन शासक हैं उनकी तरह से यात्रा निकली है और वो एक यज्ञ करना चाह रहे हैं, करसी यज्ञ, और उसकी संपूर्ण तैयारियां करते हुए वो आगे बढ़े हैं। हाथियों की सेना है, रथ सेना है, अश्वारोही की पंक्तियां साथ साथ हैं, दर्शकों की भीड़ भी खूब हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों से जैसे महाराज उतरे हैं और सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल भी आम्र पल्लव से एक तरह से सुशोभित होकर के मंगल कलश और पुष्प, कुमकुम, खिलों से भरे थाल लिए मधुर गान गाते हुए वो सवारी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी, यानी तत्कालीन जो शासक है कौशल के, तो महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वास्ति वाचन किया, यानी स्वयं के अस्तित्व का। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दिया। बाजे बजने लगे और किशोरी कुमारियों ने खिल्लों और फूलों की वर्षा की। यानी करसी यज्ञ जो हुआ था उस करसी यज्ञ का यहाँ संकेत है कि स्वर्ण रंजित यानी सोने से मढ़ा हुआ हल की मूठ को पकड़ करके महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दे दिया, यानी हल चलाया और उनको चलने का संकेत दिया। बाजे बजने लगे, किशोरी कुमारियों ने खिल्लों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था, यानी कौशल नगर में महाराज के द्वारा ये करसी महोत्सव जो हुआ था ये अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। एक दिन के लिए महाराज को कर्षक बनना पड़ा, यानी स्वयं हल जोतना पड़ा। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गौठ होती, यानी इंद्रदेव की पूजा होती, गौठ होती, पिकनिक मनाई जाती, सब एक साथ बैठ के खाना खाते। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव, करसी महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक और राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर के भाग लेते थे, अपना सहयोग देते थे। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से ये दृश्य देख रहा था। मगध का एक राजकुमार अरुण जो होते हैं वो रथ पर बैठे हुए इस कौतूहल भरे इस कृषि महोत्सव को बड़े चाव से देख रहे थे और बीजों का एक थाल लिए जो कुमारी मधुलिका है वह महाराज के साथ थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को तो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस कहानी की इसी भाग से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।